नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान तहलका और मैं हूं आपके साथ दीपा राणा। इस वक्त मेरे साथ आपको चर्चा में खास मेहमान जुड़े नजर आएंगे, राकेश हांडू जी। और आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट के वर्किंग प्रेसिडेंट भी है और सामाजिक कार्यकर्ता है राकेश हांडू। और कश्मीरी पंडितों की लगातार आवाज उठाने का काम करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है वो है द कश्मीर फाइल, जो मूवी रिलीज हुई है और सिनेमा घरों में जिसकी आवाज गूंज रही है। इसी मूवी को लेकर काफी शोर है। आपको बता दूं कि अग्निहोत्री की ये जो मूवी है इसमें कई किरदार दिखाए गए हैं और बताया ये जा रहा है कि ये मूवी 1990 के उस कालीन रात के घिनौने सच का सबूत है। अब इस मूवी के लेकर आप क्या कहना चाहेंगे वो कमेंट करके बताते रहना, शेयर करते रहना। राकेश जी, स्वागत के साथ पहला सवाल यही करूंगी कि द कश्मीर फाइल को लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। सबसे पहले मैं आपके माध्यम के थ्रू विवेक अग्निहोत्री जी का आभारी हूँ। उनका मैं बहुत अपने तहे दिल से, अपने समाज की तरफ से, अपनी तरफ से, अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट, उनकी तरफ से तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया करता हूँ कि 32 साल के बाद उन्होंने जो हमने यातनाएं 1990 में झेली थी, जो हमारी 19 जनवरी 1990 में मास माइग्रेशन हुआ था वहां से, जो हम हर साल होलोकॉस्ट डे के तौर पे मैं तो सेलिब्रेट नहीं कहूंगा, मोर्न करते हैं सड़कों पे। हम लोग जहां जहां स्कैटर्ड है पूरे ग्लोब में, कश्मीरी विस्थापित जहां जहां रह रहे हैं, तो उन्होंने जो चीजें इसमें दिखाई हैं वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, गोल्ड की तरह, 24 कैरेट गोल्ड की तरह बिल्कुल क्लियर है। और ये रातें आज भी आपने देखा होगा, जितने दृश्य आ रहे हैं फेसबुक पे, आ रहे हैं ट्विटर पे, आ रहे हैं जितने भी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, हमारी माताएं, हमारी बच्चे वहां पे, हमारे बुजुर्ग वहां पे जा रहे हैं, उनको वो काली रात और काला दिन याद आता है। उसके बाद उनकी बाहर आके क्या इमोशंस आपने देखा होगा, आपने भी कई जगह पे इंटरेक्ट किया होगा समाज के लोगों के साथ में। तो मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। मगर सवाल कुल मिला के वही आता है कि इसके ऊपर, हमारे पलायन के ऊपर और हमारी जो जोनोसाइड जिसको हम बोलते हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज तक रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई पिछले, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सिग्नेटरी है जो जेनीवा कन्वेंशन हुआ, जहाँ पे जोनोसाइड के ऊपर आज तक मतलब किसी ने सुध नहीं ली है। कश्मीरी पंडितों की याद आती है। आज जैसे कश्मीर फाइल्स है, तो आप मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आपसे पूछूं, आपके लिए भी एक मतलब आपने भी बचपन से सुना होगा कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ में क्या हुआ, आपके लिए भी एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, मैं जाके देख लूं। लेकिन मुझे परेशानी है, मुझे तकलीफ इस बात की है कि इसके बाद क्या। इससे पहले एक पिक्चर आई जी। थी जो अशोक पंडित जी ने बनाई थी, शीन। उसके बाद में शिकारा आई थी जो विधु विनोद चोपड़ा ने बनाई। उसके बाद क्या? 4 दिन तक हमारे अंदर जोश आता है, देश के अंदर जोश आता है, और 4 दिन के बाद वही बात होती है कि 4 दिन के बाद लोग सब खा पी के अपने मोल मस्त हो जाते हैं। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न अपने समाज से ये है कि वो इस बात से अभी क्यों शर्मा रहे हैं। आज वो ओपनली बोल रहे हैं 8 साल के बाद की जो सरकार यहाँ पे आई थी, मोदी जी की सरकार आई थी, बीजेपी की सरकार आई थी, हम विस्थापित जहां जहां जिस जिस शहर में रह रहे हैं, हम सड़कों पे निकले और हमने जो अपनी तरफ से मेहनत कर सकते थे, और हमने ये संकल्प लिया था कि पुरानी सरकारों ने 24 साल हमें धोखा दिया, हमें यूज किया। शायद मोदी जी एक हमारे लिए एक आशा की किरण बन के आए थे इतने सालों के बाद। लेकिन उसके बाद क्या बदला? 2014 का आप मैनिफेस्टो उठा लो, उनके मैनिफेस्टो में पहला पॉइंट था कि कश्मीरी विस्थापितों को वहां पे सेटेलाइट टाउन बनाएंगे, उनको बसाएंगे। आज हम 2022 में आ रहे हैं, उस बात को भी अब 8 साल हो गए हैं, कोई परिस्थिति बदल नहीं रही है। ये अभी आज जंतर मंतर पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या हम लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या आप मेरे से इंटरव्यू कर रहे हो, 4 दिन के बाद दुनिया अपने अपनी जगह बोल जाएगी। हम इस मफलत में थे जब हम लोग 90 में निकले थे, मेरी उम्र उस टाइम पे 22-23 साल की थी। मैं इसलिए आपको जी हर राकेश जी, चीज मैंने अपने राकेश जी रोकना चाहूंगी। तमाम जो आपके जवाब है वो मैं सुन रही हूँ, लेकिन जिस वक्त धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई उस वक्त काफी शोर था कि बीजेपी ने धारा 370 हटा दी है। जो कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा था, वहां से उन्हें भगाया गया था, शायद वो कश्मीरी पंडित अब अपने घर वापस लौट जाएंगे। बिल्कुल इस बिल्कुल, पर आप आप क्या क्योंकि वहां कहना पे, चाहेंगे? धारा क्योंकि आप 370 हरियाणा, हटने के बाद कश्मीरी पंडितों को कितनी रियायत मिली? मैडम आप हरियाणा में हैं,
ऐसे ही करोड़ों हमारे देशवासी, 130 करोड़ की आबादी जो हमारे देश में है, जितने भी देशभक्त थे उस टाइम पे ढोल नगाड़े लेके निकले, धारा 370, धारा 370। और मैं आपको दिल की बात बोल रहा हूँ, ये मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि कोई सरकार ऐसी भी आएगी कि जो धारा 370 हटाएगी। लेकिन उसके बाद क्या बदला, मैं आपको कुछ प्रमाण दिखाना चाहूंगा, शायद ही आपको कोई दिखाएगा। मेरी जी पहले नागरिकता जम्मू कश्मीर जब तक धारा 370 थी, इसको हम बोलते थे स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है जी। ये स्टेट सब्जेक्ट की आज वैल्यू ये है कि मुझे लाइटर उठा के इसको जलाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ नहीं रही। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या हुआ कि मुझे अब नागरिकता प्रूव करने के लिए, क्योंकि मैं जम्मू में हूँ, दर दर की ठोकरें खाने के बाद ये मेरे पूरे परिवार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया जी। ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा, तो आप अपने दर्शकों को भी दिखाइएगा। ये मेरा अब नया जी, प्रमाण इस पत्र है वक्त जिसको दर्शक हम हमें बोलते हैं लाइव भी देख डोमिसाइल। रहे हैं। जी ये मेरी फोटो लगी है, मेरी 5,000 साल की हिस्ट्री है। कश्मीर बिलोंग्स टू कश्मीरी पंडित्स। हमारे 5,000 साल की सभ्यता है, हमारी कल्चर है, सब कुछ है। आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं पूरे देश भर में। धारा 370 में कुछ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर से मैं लाइव आपसे बात कर रहा हूँ, चाहे दिल्ली में लोग कुछ भी छाती ठोक ले या मेरे समाज के लोग ढंडोरा पीट ले, कुछ नहीं बदला। वहां जो पहले एक झंडा होता था, उस झंडे को हटा के वहां पे बीजेपी का झंडा चढ़ा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में मैं खुद ग्राउंड पे रियलिटी आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं बदला है। कश्मीरी समाज ने जो यातनाएं पिछले 8 साल में झेली हैं, मैंने आज 24 साल में, जब तक डिफरेंट कांग्रेस रही, चाहे आपकी क्या बोलते हैं नरसिम्हा राव की सरकार रही, देवेगौड़ा जी रहे प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह 10 बार मतलब 10 साल यहाँ पर प्रधानमंत्री रहे, जो यातनाएं इस कश्मीरी समाज ने पिछले 8 साल में झेली हैं जम्मू कश्मीर में, वो इस देश के लोगों को नहीं मालूम। मैंने उसका आपको एक उदाहरण दिया है, प्रमाण दिया है। ये स्टेट सब्जेक्ट होती थी हमारी, तो 370 के बाद इसकी कागज की वैल्यू जीरो रह गई। इसको मैं आपके सामने फाड़ दूंगा। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि ये नया सर्टिफिकेट मेरे लिए क्या ला दिया जी। आप बताइए, मेरी फोटो लगी हुई है, रिलीफ कमिश्नर के इसके साइन है, ये मेरी फोटो है, बताइए। यही दिया है मेरे को बीजेपी सरकार ने 370 हटाने के बाद। मैं आपके माध्यम से बीजेपी सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, एक आम कश्मीरी नागरिक, कश्मीरी पंडित के नाते, कि यार मेरे को ये सर्टिफिकेट दिया आपने कि मुझे आज प्रूव करना पड़ता है कि मैं जम्मू कश्मीर का वासी हूं, ये दिया है मेरे को आपने। इस मेरी स्टेट सब्जेक्ट की वैल्यू आपने जीरो कर दी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, हमने नगाड़े बजाए। इस पेपर को हमने टिश्यू पेपर की तरह साइड में फेंक दीजिए। तो मुझे बताइए कि इसके अलावा मैं आपके माध्यम से बीजेपी के जितने नेता हैं, चाहे हमारे कश्मीरी समाज के नेता हैं जो बीजेपी में गए हैं बड़े बड़े ओहदों पे, उनसे भी आपके माध्यम से सवाल पूछता हूं कि वो मेरे पास आके आप ही कोई डिबेट इनिशिएट कीजिए। मैं आपको 10 लोगों के नंबर देता हूं, वहां पे मैं उनको यही सवाल पूछना चाहूंगा कि मुझे ये बता दे। मैं संबित पात्रा जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे को किसी डिबेट में बुला ले, अनुराग गोस्वामी के चैनल पे बुला ले, मेरे को टाइम्स नाउ के ऊपर बुला ले, सुधीर चौधरी जी जी न्यूज पे बुला ले। मैं प्रमाणों के साथ आऊंगा, वो भी प्रमाणों के साथ आए, और मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में धारा 300 हटने के बाद में क्या हुआ, क्या बदला यहाँ पे। यहाँ पे बेरोजगारी आप देखो, आप जम्मू आओ कैमरा लेके अपना, यहाँ पे सड़कों पे पीडब्ल्यूडी के एम्प्लॉय जो डेलीवेजर है वो सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं। कल उन्होंने यहाँ के बीजेपी के जो अध्यक्ष है रविंदर रैना के घर पे घेराव करने की कोशिश की, उनके ऊपर लाठियां बरसाई। जो यहाँ पे बॉर्डर बटालियन का यहाँ पे नियुक्ति होनी थी, उनको, बच्चों को हमारे सड़कों पे पीटा गया, उनको अरेस्ट किया गया। क्या डेमोक्रेट, क्या बताइए क्या बदला हुआ जम्मू कश्मीर, कौन सी इंडस्ट्री, कौन से अदानी, कौन से अंबानी आए। धारा 370 हटने के बाद जो नए कश्मीर का शोर सुनाई देता है, क्या वो सिर्फ कागजों में है? मैडम, इनके जुगल किशोर शर्मा जी जो यहाँ के एमपी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में टेबल पे ये बोल दिया मेट्रो जम्मू में आ चुकी है। यहाँ के लोग हंस रहे हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या जम्मू कश्मीर में है, यहाँ की जो बीजेपी, जो मैं मोदी जी को हर बात के लिए दोष नहीं दे सकता, मैं अमित शाह वो सेंटर में बैठे हुए हैं, उनको वो फीडबैक यहाँ से जाएगा, उसके ऊपर वो काम करेंगे। वो यहाँ जतेंद्र सिंह खुद बोल चुके हैं, जतेंद्र सिंह जी जो हमारे पीएमओ में है, जो यहाँ के एमपी हैं, उन्होंने खुद बोल चुके हैं कि यहाँ की जो बीजेपी लोकल बीजेपी है, यहाँ के लोग फेल हो चुकी है। आज जो यहाँ पे परिस्थिति है, सिचुएशन है ग्राउंड पे, वो इस वजह से है। तो यहाँ के लोग बोलते हैं बीजेपी इज गुड फॉर अपोजिशन, बीजेपी को गवर्नमेंट नहीं चलानी आती है। यही बीजेपी जिसने पीडीपी के साथ सरकार चलाई 3.5 साल यहाँ, और उसी बीजेपी नाक के सामने मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बयान दिया था
जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी, पाकिस्तान को धन्यवाद दिया था कि यहाँ पे पीसफुल इलेक्शन हुआ। आप बताइए, उसके बाद इन्होंने विड्रॉ नहीं किया। और तीसरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा आपकी वीडियो के माध्यम से, कि क्या बीजेपी ये हमको बता सकती है जब हमारा 1990 में पलायन हुआ था, उस टाइम पे वीपी सिंह की सरकार को समर्थन किस पार्टी का था? आज हम कांग्रेस, हमारे ही कश्मीरी जो लोग हैं, पिक्चर हॉलों से बाहर निकल निकल के, मैं कल वीडियो देख रहा था, काफी मुझे हंसना भी आ रहा था, रोना भी आ रहा था। आप कांग्रेस को किस बात के लिए दोष दे रहे हो जी? कांग्रेस में मैं आज भी, मैं कांग्रेसी नहीं हूं। मगर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो पीछे हमारे होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में, शायद आपने भी देखा होगा, दोहिया दे रहे थे पार्लियामेंट में, फ्लोर ऑफ हाउस में, कि हमने कश्मीरी पंडितों को एम्प्लॉयमेंट दी है। आज भी उस एम्प्लॉयमेंट पैकेज को बोला जा रहा है मनमोहन सिंह पीएम पैकेज। आप गूगल कीजिए, आप देख लीजिए कि ये मनमोहन सिंह जी ने पीएम पैकेज दिया, जिसमें हमारे 3,000 कश्मीरी विस्थापित आज की डेट में कश्मीर में किन परिस्थितियों में नौकरियां कर रहे हैं। इनका कोई मिशन ही नहीं है, इनका कोई विजन ही नहीं है, दिल्ली में बैठ के देश को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, मैं जी विवेक अग्निहोत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने जो जी। तो इनको शीशा राकेश जी, दिखाया। क्या आप द कश्मीर फाइल देख चुके हैं? मैं नहीं देख चुका हूँ, मैं तो लाइव देख चुका हूँ मैडम। मैंने आपको वैसे भी बोला है कि 90 में जो पलायन हुआ था, मैं गीता भवन, हमारा एक यहाँ पे सेंटर पॉइंट था, क्योंकि कश्मीर से जब लोग निकले थे उनको पता नहीं था जाना कहाँ है। तो वहां पे एक ही सहारा था हमारा यहाँ पे, जिसको हम गीता भवन बोलते हैं, जो मेरे घर से मुश्किल से यहाँ से 4 किलोमीटर है। वहां से हमारा, वो हमारा एक बेस कैंप था। उसके बाद में यहाँ कैंप लगते थे मुट्ठी में, मिश्री वाला में, गोलपुली में। मैं उस टाइम पे यहाँ जमीन पे काम किया मैंने। उसके बाद में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में मैंने काम किया जब वहां से पलायन हो रहे थे। मुझे पता है मैंने किन परिस्थितियों में वहां पे, दिन के उजाले में जो लोग नहीं निकल पा रहे थे, रात के नहीं अंधेरे में निकल पा रहे थे, मैंने अपनी जान को जोखिम में डाल के वहां से, जिसके लिए आज जगमोहन को ब्लेम किया जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों को जगमोहन ने निकाला, मैं ओपनली आपको बोल रहा हूँ जगमोहन ने नहीं निकाला। हमारे साथ में कुछ कश्मीरी विस्थापित थे, जब हम वहाँ एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में काम करते थे, हम जाते थे सर्च ऑपरेशन में, हम देखते थे कई फैमिलीज वहां पे फंसी हुई हैं, बेचारे वो डर के मारे नहीं निकल पा रहे हैं। जो निकल पाए रात के अंधेरे में निकल पाए, जो नहीं निकल पा रहे उनको हमने रेस्क्यू किया, उनको हमने वहां से निकाला। मैं वहां पे ये पिक्चर तो लाइव देख चुका हूँ, मुझे क्या जी देखना है जाके तो वहां पे? राकेश जी, पिछले 32 साल से आप वही हैं। कश्मीरी पंडित को जब वहां से निकाला गया, 1990 की वो काली रात का घिनौना सच आपने खुद अपनी आंखों से देखा। 32 साल में क्या कुछ बदला है कश्मीरी पंडितों के लिए जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का यही बदला है कि स्टेट सब्जेक्ट खत्म हो गई, उसके बदले डोमोसाइल आ गई। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया जी, डेला नहीं किया बीजेपी ने। और जितनी यातनाएं बीजेपी सरकार ने दी, मैं बताता हूँ आपको, उदाहरण देता हूँ मैं। कश्मीरी नहीं पंडितों को, राकेश जी, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करना चाहूंगी। पूरे 32 साल से अगर हम खाका देखें, 32 साल में बीजेपी के अलावा जितने भी गवर्नमेंट ने वहां पर राज किया, जो भी सरकार सत्ता में रही, तमाम पार्टियों की अगर बात करूं, 32 साल का अगर मिला जुला कर देखा जाए, तो 32 साल में कितना बदलाव हुआ है? मैं मैडम वही चीज आपको बता रहा हूँ, 32 साल में जहां हम खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं हम लोग। क्योंकि हम जब घर से निकले थे, हमारे को ये उम्मीद थी कि ये जो हमारा माइग्रेशन 32 साल नहीं चलेगा। राम जी का वनवास तो 14 साल था, हमारे को 32 साल हो गए। उस टाइम पे जो भी कश्मीरी वहां से निकला था, जो वहाँ हालात थे, अब आप पिक्चर देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि किन हालातों में हम वहां पे निकले हैं और क्या था वहां पे एक्चुअल ग्राउंड में सीन। वह विवेक जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हर एक चीज को, हर पहलू को बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाया है, जिसको मैं बोल रहा हूँ 24 कैरेट गोल्ड की तरह दिखाया है। हर बात में, हर वर्ड में, हर सीन में सच्चाई है जो उन्होंने इसमें दिखाई है, जो मैंने लोगों से सुना है, हालांकि मैंने देखी नहीं है। लेकिन मैं जी आपको ये बोल रहा हूँ कि जब 24 साल में हमारे को किसी सरकार ने सुध नहीं ली, तो 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी, तो उनके मैनिफेस्टो को आप देख लीजिए, गूगल कीजिए। पहला ही उनका ये था कि हमें ये आशाएं थी कि 24 साल में जो सरकारें आई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, कश्मीरी पंडित को, कश्मीरी विस्थापित को यूज किया। उसके बाद इलेक्शन के टाइम उनको हम याद आए। इलेक्शन चाहे वो लोकल यहाँ की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इसीलिए हमारे जो बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने 2008 में एक मंथन किया था कि इसमें कि हम कश्मीरी विस्थापितों को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं पूछ रही है, इसलिए हमने 2008 में ये जो जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट है, ये एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। मैंने 2008 में फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट में हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी से खुद इलेक्शन लड़ा था, मेरे को जानते हुए भी कि मैं वहां नहीं जीतूंगा, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था।
हमने सोचा कि चलो कुछ नहीं होता तो हम ही मैदान में उतर के देखते हैं, कोशिश करते हैं, अपनी जो वहां पे हमारी जो मातृभूमि है उसकी जो जड़ें खत्म हो रही हैं उनको वो बोलते हैं रिरूट करने के लिए, उनको वापस से पानी देने के लिए, उनको वापस से बीज बोने के लिए गए थे हम लोग। उसके लिए इसीलिए हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी कि हमको इन्होंने जितनी भी, चाहे नरसिम्हा राव आए, देवेगौड़ा जी आए, जितनी भी सरकारें आई, मैं एक पार्टी को ब्लेम नहीं देता हूँ। तो 2014 में जी हमारी अपेक्षाएं जग गई थी जब मोदी जी ने मैनिफेस्टो में सबसे पहले वादा किया। वो यहाँ यहाँ से आप जाइए जम्मू से, यहाँ पे पठानकोट से पहले जो लखनपुर आता है, वहां पे एक जगह है जो पंजाब और यहाँ का जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, माधोपुर। मुझे आज भी याद है कि जब मोदी जी ने यहाँ पे भाषण दिया था, उन्होंने यही बोला था कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन है, ये टिकलाल टिपलू जी की जमीन है। उसके बाद क्या हुआ, क्या बदला यहाँ, क्या किया उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए, आप बताइए। क्या किया उन्होंने कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए वहां पे। मैं बीजेपी वालों को चैलेंज करता हूँ, मैं इसलिए बीजेपी बीजेपी आपको बुरा लग रहा होगा, मैं बीजेपी इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछली सरकारों की नहीं, तो मैं बुरा बात कर ही नहीं नहीं, सकता। बुरा मुझे नहीं लगेगा राकेश जी, बुरा मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि मैं मेरा इसलिए काम मैं है मैडम सवाल का जवाब लेना। मैं आपको इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो आज सत्ता में सरकार है, जिसने हमारे को एक लास्ट होप थी, जो हमारी आशाएं थी, हमारी 2014 में जग गई थी कि मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, मोदी जी का गुजरात में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मोदी जी ने हमारे से वादा किया कि जो आज पिछली 24 साल सरकार ये फेल हो गई आप लोगों को ध्यान रखने में, आपको रिहेबिलिटेट करने में वापस। इसलिए मैं बार बार मैं आज की डेट में यहाँ बैठ के कांग्रेस को गाली तो नहीं दे सकता ना। आज मैं डेमोक्रेटिक इंडिया में मैं अपनी जो एग्जिस्टिंग सरकार है उनसे सवाल पूछ सकता हूँ, मैंने भी वोट डाला है उनको, मेरा हक है उनसे पूछना। मैं घर से बेघर हूँ 32 साल से, मेरा वनवास कब खत्म होगा? राम जी का वनवास तो 14 साल में खत्म हो गया। हाँ, अब जी आप बोलिए, आप क्या पूछना चाहेंगे? जी राकेश जी, तमाम सवालों का जवाब आप दे रहे हैं। आपने बताया कि बीजेपी से आप सवाल कर रहे हैं, धारा 370 हटने के बाद कितना कुछ बदला या फिर सिर्फ कागजों में बदला, वो भी आपने हकीकत वहां की बताई। तो कश्मीर फाइल को लेकर विवेक अग्निहोत्री को आप क्या कहेंगे, वो भी आपने बताया। लेकिन मैं एक सवाल और करना चाहूंगी, जिस तरीके से वहां पर कई बार कश्मीरी पंडितों के मुद्दे उठाए जाते हैं, आपने बताया कि बीच बीच में याद किया जाता है कश्मीरी पंडितों। इसी तरीके से द कश्मीर फाइल के बाद भी अब कई दिनों से कश्मीरी पंडितों का शोर है। आपको क्या लग रहा है, या फिर वहां की अगर राजनीतिक हलचल की मैं बात करना चाहूँ कश्मीरी पंडितों को लेकर, कश्मीर में इस वक्त मौजूदा राजनीतिक हलचल क्या कहती है? मैडम, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बोलूंगा, खुल के बोलूंगा, चाहे मेरे समाज को लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं समाज सेवी हूँ। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बिल्कुल खुले बोलूंगा, मुझे इसमें कोई डर नहीं है, और मुझे इसमें कोई, मैं कोई बायस नहीं हूं, या मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, मेरी हमारी खुद की पॉलिटिकल पार्टी है। मैं इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट को साइड में रखते हुए एज ए कश्मीरी एक्टिविस्ट आपसे बात कर रहा हूँ कि आज की डेट में परिस्थिति यहाँ पे यही है कि ये किसी तरीके से, अब आपको मैं एक उदाहरण इसका दूंगा। यहाँ पे जुलाई 2021 की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिलिमिटेशन कमीशन भेजी है, जिसकी जस्टिस रंजन देसाई हेड कर रही थी, कि वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो सीटों का बंटवारा गलत हुआ है, जम्मू के लोगों के साथ में न्याय हुआ है, कश्मीरी पंडितों के साथ में न्याय हुआ है, तो एक डिलिमिटेशन कमीशन की टीम आई यहाँ पे, वो कुछ दिन कश्मीर रहे, कुछ दिन यहाँ रहे। तो मैं दिल्ली में था मैडम उस टाइम पे, मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मैंने भी एक एप्लीकेशन लगाई। मुझे 8 जुलाई को यहाँ पे बुलाया गया 6:30 बजे, यहाँ पे रेडिसन ब्लू होटल है, मैं वहां पे आया। मैं रंजन देसाई मैडम जो डिलिमिटेशन कमीशन को हेड कर रही थी, उनको मैंने एक अपना मेमोरेंडम दिया। तो वहां पे मैंने उनसे डिस्कशन किया 5 मिनट, हालांकि बहुत रश था वहां पे, उनके पास टाइम नहीं था, हर एक आदमी को वो टाइम दे दे। तो मैंने उनको अपनी पार्टी की तरफ से एक मैनिफेस्टो दिया था, मैंने मैडम एक मेमोरेंडम दिया था कि मैडम, पहली बात, आप ये जो यहाँ के जो आप सीट बंटवारा कर रहे हो, या जो आप यहाँ सेंसस की रिपोर्ट बना रहे हो, वो 2011 में की बनी। 2011 की बात तो छोड़ो, हम 1990 से पलायन करके 4-4.5 लाख कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर से बाहर हैं। उनका कहीं जम्मू कश्मीर में कहीं नाम नहीं है, ना वोटर लिस्ट में नाम है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक किया गया है। पहले इसके ऊपर आप काम कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जो मोदी जी ने जी हमसे 2014 में, अगर हम आप हमारे लिए रिजर्व सीट नहीं रख सकती हैं असेंबली में, पार्लियामेंट में, तो हमारे लिए एक काम कीजिए,
जो मोदी जी ने 2014 में हमसे वादा किया था कि हम आपके लिए वहां पे एक सैटेलाइट टाउन बनाएंगे, जिसको हम कश्मीर में कई लोग पन कश्मीर बोलते हैं, कई लोग सेपरेट टाउन बोलते हैं, कि हमें एक जगह दे दीजिए, वहां पे एक जोन बना दीजिए, हम वहां पे रहे, क्योंकि हम स्कैटर्ड दोबारा नहीं होना चाहते, क्योंकि हमें 1990 और खासकर 19 जनवरी कभी भूल नहीं सकता है। तो हम वहां पे मेजोरिटी कम्युनिटी के साथ में नहीं रह सकते, तो हमें वहां पे एक स्पेस दे दीजिए, वहीं से हम अपने प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे, जिनको अपना समाज। अब आप बताइए, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है इसी सरकार के अंडर। ये लोग तो बोल रहे हैं, बोलते जी वो फ्री एंड फेयर है, वो हमारा उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है। कश्मीरी पंडित, जिस तक ये ड्राफ्ट रिपोर्ट नहीं आई, कहीं सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी खबरें कि कश्मीरी पंडितों के लिए शायद कुछ रिजर्वेशन होगी। तो आज ये गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कश्मीरी पंडितों को वापस आना। उस रिपोर्ट में जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है, यहाँ के गुजर, यहाँ के बैकवर्ड, यहाँ के पहाड़ी, यहाँ के जम्मू की 6 सीटें बढ़ाई गई ना, उसमें पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज यहाँ पे आए हैं 1947 के बाद, उनका कहीं नाम है ना, हमारे कश्मीरी पंडितों का नाम है। तो क्या सीरियसनेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमारे को रिहेबिलिट करने में? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मैडम। तो मुझे लगता है कि कश्मीर फाइल जो आज आई है, ये एक आई ओपनर है देश के लोगों के लिए, जिन्होंने अभी तक खाली सुना था, वो अपनी आंखों से देखेंगे। मुझे इसके बाद भी मैडम कोई उम्मीद नहीं है। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि जब हम 90 में निकले थे, यही समाज को, हमारे को गलत फहमियां थी, जो आज गलत फहमी हम इस पिक्चर के बाद पाल रहे हैं कि शायद कुछ बदलेगा। जब तक हमारा समाज नहीं जगेगा, जब तक सरकारें नहीं जगेंगी, जब तक सरकारें सीरियस नहीं होंगी, आज राम मंदिर तो बन सकता है, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बन सकता है, आज एनआरसी का क्या हुआ, आप बताइए ना। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट रहा, अभी आप बताइए, हम पीसफुल लोग हैं, हम सरदारों की तरह या किसानों की तरह बॉर्डर ब्लॉक नहीं कर सकते हैं साल भर? मोदी जी ने, चाहे कंपल्शन में बोलिए, चाहे मजबूरी में बोलिए, या चाहे कोई और उनका पॉलिटिकल मूव था, कि उन्होंने पंजाब के जो भी लोग किसान बैठे थे सिंधु बॉर्डर पे, मैं जम्मू कश्मीर में आता रहता हूँ, मुझे वो 20 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए 150 किलोमीटर क्रॉस करना पड़ता था, और अल्टीमेटली उनसे माफी मांग ली, और किसान कानून जो था, काला कानून जिसको वो लोग बोल रहे हैं, वो वापस लेना पड़ गया। हम क्योंकि पीस लविंग हैं, हम देशभक्त हैं, हम सड़कों पर नहीं बैठ सकते हैं, हम क्या पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारे को इग्नोर किया जा रहा है? क्या हमारा कसूर यही है? जी, तो क्या हाँ बोलिए। राकेश जी आप क्या अभी सरकार से, मौजूदा सरकार से क्या उम्मीद है? कश्मीरी पंडितों के हालात सुधरे, कुछ नई जो स्थापित वहां पर कश्मीरी पंडितों के लिए राहत हो, क्या उम्मीद अभी भी बाकी है सरकार से? मैडम, उम्मीद तो 32 साल से लगाए हुए बैठे हैं। हर रोज उठते हैं कि हम, रात को सोते हैं कि कल का सवेरा हमारा अपनी मातृभूमि में होगा, हमारी जन्मभूमि में होगा। लेकिन मैडम लग नहीं रहा है, मैं आपको दिल की बात बोलता हूँ, बाई एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, 32 साल की नहीं है। क्योंकि हम वोट बैंक नहीं है, हम इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये बताइए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आज जो मेरे भाई अमेरिका से आए हैं, कनाडा से आए हैं, बाकी जगह से आए हैं, जीके पीडिया जो भी संस्था है हमारी, आज कुछ देर पहले वो प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर में। ये 32 साल से प्रोटेस्ट हम जंतर मंतर में कर रहे हैं, किसी न किसी बैनर के अंडर। उसके बाद क्या बदला? क्या हालात थे? कौन सा नेशनल टीवी था वहां? अनुराग गोस्वामी, हाँ, को मैं पूछता हूँ, या राहुल जो है हमारे टाइम्स नाउ के, इनको कश्मीरी पंडितों की तब याद आती है, महीना महीना डिबेट चलाते हैं जब शाहीन बाग होता है, जब क्या बोलते हैं वो, बुर्का वाला जो अभी पीछे एपिसोड हो रहा था, नकाब के ऊपर, हिजाब के ऊपर जो कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, उसके लिए तो ये महीना महीना डिबेट डिबेट चला रहे हैं। हमारे लिए ये, इनको डिबेट में तब याद आती है जब ये अवार्ड वापसी गैंग इनको धमकियां देती है, या शाहीन बाग हो जाता है, तब इनको कश्मीरी पंडितों की सुध आती है, ना उससे पहले ना उसके बाद। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है मैडम, आपको दिल की बात बता रहा हूं मैं। चाहे कोई कुछ बोले, चाहे कुछ बोले, लंदन से बातें करना, अमेरिका से बातें करना, जंतर मंतर में बातें करना, हमने 32 साल से देखी हैं। ग्राउंड में आके जो रियलिटी है, मैं उनको भी आपके माध्यम से निवेदन देता हूँ, वो आइए जरा ग्राउंड पे रियलिटी देख लीजिए कि आप किन पे ऊपर आशा है। आप मुझे बताइए, क्या ये फैसला जंतर मंतर में होना है? कितनी डिबेटें पार्लियामेंट में हुई है? आपको मैं कई वीडियो अभी भेज देता हूँ। साउथ इंडिया की है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कविता, उसने फ्लोर ऑफ द हाउस बताया कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। बेटा कराते फारूक उमर डार, जिसने खुद एडमिट किया है, 20 20 लोगों, कश्मीरी पंडितों से ज्यादा मैंने
कश्मीरी पंडितों को मारा है। उसके बाद अभी कुछ देर पहले जो पार्लियामेंट चल रही थी, फ्लोर ऑफ द हाउस, जो अपना प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिवसेना की, उसने इनसे सवाल पूछ लिए। वहां क्या होता है, ये मुंडी हिलाते हैं, हाँ हाँ करते हैं, 5 मिनट रोना करते हैं, आइए उसके बाद में स्पीकर साहब बोलते हैं चलिए आपका भाषण खत्म हो गया, हमारी बातें भाषण में रह जाती है, फाइलें बंद हो जाती है। जी, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि धारा 370 के बाद भी और अब तक 32 साल में कश्मीरी पंडितों के लिए कोई हालात नहीं बदले हैं। जैसे हालात थे आज भी उसी तरीके से आज भी कश्मीरी पंडित अपनी जन्मभूमि में वापस लौटने की उम्मीद लगाए बैठे। और राकेश जी तो कह रहे हैं कि उम्मीद भी अब कहीं ना कहीं टूट चुकी है। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिंदुस्तान तहलका के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे और इसी तरीके से वहां की जमीनी हकीकत से रूबरू होते रहेंगे और वहां के हालात जानने के लिए आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।